हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में लास्ट जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी वो इक्वेशन हमने डिराइव की थी ये वाली, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई 2 इंटू जे प्लस 1। ये जो हमारे पास हमारी इक्वेशन है ये हमें बता रही थी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशनल लेवल्स, और हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे रिजिड रोटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो बनाना चाहते हैं। अब इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बोला था, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूँ। डेल्टा ई हमारे पास हमारा एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशनल लेवल्स। तो ये जो हमारा डिफरेंस होगा इस डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एच म्यू। जो हमारे पास हमारा दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगा वो एच म्यू के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। अब यहां पे एच म्यू को मैं लिख सकता हूं एच सी बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा को मैं लिख सकता हूं एच सी म्यू बार। तो डेल्टा ई की ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं। तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन अबव इक्वेशन। तो मेरे पास आ जाएगा एच सी वेव नंबर। अब यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार देखेंगे। यहां पे अगर मैंने डेल्टा ई लिया था तो यानी कि एनर्जी में चेंज हो रहा है, और अगर एनर्जी में चेंज हो रहा है तो डेफिनेट बात है वेव नंबर में भी चेंज होगा। तो वेव नंबर में चेंज होगा तो इसको मैं यहाँ पे डेल्टा म्यू बार ले लेता हूं। यहां पे मैं इसको डेल्टा म्यू बार लूंगा तो ये मेरे पास यहां पे डेल्टा म्यू बार आ गया। अब इसको मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, ये इक्वल है एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई 2 इंटू जे प्लस 1। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई में यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास डेल्टा म्यू बार की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी h बाय 8 पाई स्क्वायर आई सी 2 इंटू जे प्लस 1। अब यहां पे जो ये वाली वैल्यू है ये मैंने आपको कल बताया था, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं b है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट। 2 मल्टीप्लाई में था, मैं इसको आगे ले गया तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा जे प्लस 1। तो डेल्टा म्यू बार की हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी 2b इंटू जे प्लस 1। इसे बच्चे मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दूंगा। अब हमने जो ये डेल्टा म्यू बार की वैल्यू निकाली है इसे हम बोलते होते हैं वेव नंबर फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस। इक्वेशन 4 में जो ये डेल्टा म्यू बार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन द वेव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। कल भी मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी एक म्यू बार के लिए, वो थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमने जो डिराइव की थी वो क्या की थी? म्यू बार इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1। तो ये जो हमारी इक्वेशन 2 है इसमें ये जो म्यू बार आ रहा है इस म्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर फॉर रोटेशनल लेवल्स। तो मतलब हमने यहां पे दो वेव नंबर्स की वैल्यू निकाल ली है। एक हमारा डेल्टा म्यू बार है जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए वेव नंबर बता रहा है, एक हमने कल निकाला था म्यू बार वो हमारा रोटेशनल लेवल्स के लिए वेव नंबर बता रहा है। जब हमें ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करनी होती है, स्पेक्ट्रा हमें बनाना होता है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनाएंगे और इन एनर्जी लेवल्स के अंदर हम ट्रांजिशन शो करेंगे। तो ये वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं इन एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये वाला वेव नंबर यूज करूंगा, और जो ये हमारी ट्रांजिशंस हो रही हैं जिन्हें मैं एरो से शो कर रहा हूं, इन ट्रांजिशंस के बीच में कितनी सेपरेशन है, कितना डिफरेंस है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डेल्टा म्यू बार का यूज करूंगा। अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूं, तो यहाँ पे फिर मैं अब स्पेक्ट्रा जो है वो बना सकता हूं। स्पेक्ट्रा मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन स्पेक्ट्रा बनाने से पहले हम यहाँ पे डेल्टा म्यू बार की डिफरेंट वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे मैंने कल म्यू बार की वैल्यूज निकाली थी वैसे मैं इसकी वैल्यूज निकाल रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले j इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा।
j इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1, यहां पे 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो डेल्टा म्यू बार की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4b। सिमिलरली मैं यहां पे 0 भी पुट कर सकता था। अगर मैं यहां पे 0 पुट करता तो मेरे पास डेल्टा म्यू बार की वैल्यू आती 2b। 1 पुट करने पे आएगी 4b, 2 पुट करने पे आएगी 6b, 4 पुट करने पे आएगी 8b एंड सो ऑन। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो हमारी वैल्यूज आ रही हैं, पहले आई 2b 0 पुट करने पे, फिर आई 4b, फिर आई 6b, फिर 8, फिर 10, फिर 12। हर एक वैल्यू में हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। अगर हमारे पास हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो जितनी भी ट्रांजिशन मैं शो करूंगा वो सारी की सारी ट्रांजिशंस मेरी इक्वली स्पेस्ड होंगी। द डिफरेंस इन द वेव नंबर्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूं डेल्टा म्यू बार की, यही है ना हमारा डिफरेंस इन द वेव नंबर, इसी की बात कर रहे हैं। द डिफरेंस इन द वेव नंबर डेल्टा म्यू बार फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस इज 2b। आप किन्हीं भी दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस देख लो, आपको वो 2b मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड में 4b माइनस 2b क्या आया, 2b आया। थर्ड और सेकंड में 6b माइनस 4b, ये भी हमारे पास क्या आया, 2b आया। तो आप किन्हीं दो स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस देख लो, आपको वो क्या मिलेगा, 2b मिलेगा। तो ये वाला जो है हमारा वो सेम आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, सॉरी। तो आप ये देखोगे कि आपको हर एक ट्रांजिशन के लिए ये वाला जो डिफरेंस है ये सेम मिल रहा है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। दिस शोज दैट ऑल स्पेक्ट्रल लाइंस आर equally spaced and this separation is known as wave number separation, या इसका एक और नाम भी है जो मैं बार बार बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हर एक ट्रांजिशन के लिए, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए कितना डिफरेंस आ रहा होता है, तो सभी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए सेम डिफरेंस आ रहा होता है 2b, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर सेपरेशन बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बोलते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी नेम जो है वो यूज कर सकते हो। तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपके सामने अभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो ड्रॉ करूंगा। तो हमारे पास हमारे दो रिलेशंस हैं जो हमें चाहिए, वो दोनों रिलेशंस में यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो बना के दिखा दूंगा। देखो, एक तो हमने कल डिराइव किया था, नोट्स में चेक करेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 2। वो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, म्यू बार बी जे इंटू जे प्लस 1, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स वेव नंबर फॉर रोटेशनल लेवल्स। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जे की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करूंगा और फिर मैं सारे के सारे रोटेशनल लेवल्स जो है वो ऑब्टेन कर लूंगा। तो यहां पे मैंने लिखा पुटिंग j इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। यहां पे 0 पुट करने का फायदा नहीं है, 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब हम j की वैल्यू 1 2 3 वगैरह पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू बार की वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करूंगा तो आ जाएगी 2b, 2 पुट करूंगा तो आ जाएगी 6b, 3 पुट करूंगा तो 12b, 4 पुट करूंगा तो 20b एंड सो ऑन।
तो ये हमारे वेव नंबर आ गए हैं हमारे रोटेशनल लेवल्स के लिए। पहले रोटेशनल लेवल का वेव नंबर होगा 2b, दूसरे का 6b, तीसरे का 12b और फोर्थ का हमारे पास होगा 20b। तो इस तरीके से मैं आपको सारे रोटेशनल लेवल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी है, ये लाइन कोरिस्पॉन्ड करती है म्यू बार इज इक्वल टू 2b से। तो ये मेरा फर्स्ट रोटेशनल लेवल है और फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये लेवल थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं। ये मेरा सेकंड रोटेशनल लेवल है जो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है म्यू इज इक्वल टू 6b से। अब सेकंड और थर्ड लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का आ रहा है। पहले दो के बीच में डिफरेंस आ रहा था हमारे पास 4 का, अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 का। तो 6 का डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे पहले से ज्यादा गैप शो करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास हमारा थर्ड लेवल आ जाएगा, थर्ड रोटेशनल लेवल 12b। सिमिलरली मैं फोर्थ बनाऊंगा। अब थर्ड और फोर्थ में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है, पहले से भी ज्यादा आ रहा है। तो इसको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा और गैप रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरा फोर्थ लेवल। इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो मैंने ऐसे डॉट लगाए हुए हैं। तो डॉट लगाने का मेरा मतलब यही है कि लेवल्स अभी आगे चल रही हैं, पर मैं यहाँ पे अभी 4 ही लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूं जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एनर्जी के लिए मैंने ऊपर की तरफ एरो लगाया है, यानी कि जो नीचे वाले लेवल्स हैं वो लोअर एनर्जी के हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ये बच्चे हमारी कल वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने यूज की थी। आज हमने कौन सी इक्वेशन डिराइव की थी? आज हमने डिराइव की थी डेल्टा म्यू बार 2bj+1। तो इसके अंदर अगर मैं j की वैल्यू 1 2 3 वगैरह पुट करता हूं तो मेरे पास म्यू बार आएगा 2b, फिर 4b, फिर 6b, फिर 8b एंड सो ऑन। तो यहां पे मेरे पास जो डेल्टा म्यू बार की वैल्यू आएगी वो डेल्टा म्यू बार की वैल्यू कितनी आएगी? 2b, 4b, 6b, 8b। आप ये देखो, दो कंसेक्यूटिव स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2b आ रहा है। जैसे ये म्यू बार हमें वेव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था रोटेशनल लेवल्स के लिए, वैसे ही जो हमारा डेल्टा म्यू बार है ये रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस। किसके लिए वेव नंबर रिप्रेजेंट करेगा? स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ये यहां पे देखा, हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। इस वैल्यू के लिए तो मैंने यहां पे रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब ये वैल्यूज क्या करेंगी? ये ट्रांजिशन शो करेंगी। पहली ट्रांजिशन हमारी होगी फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल। मैं यहां पे जे की वैल्यू लिख रहा हूं, यहां पे J1 था, यहां पे J2 था, यहां पे J3 था, यहां पे J4 था। पहली ट्रांजिशन मेरी कॉरेस्पॉन्ड करेगी 2b पे। तो ये मैंने यहां पे मेरी पहली ट्रांजिशन शो कर दी विच इज 2b। ठीक है, फिर अगली ट्रांजिशन है मेरी 4b पे। ये 4 कैसे आया था? जब मैंने j की वैल्यू 1 पुट की थी। j की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ट्रांजिशन बच्चे यहां से होगी, ये लेवल से ये लेवल पे। अब ये वाली जो हमारी ट्रांजिशन है ये बच्चे हो रही होगी 4p पे, और इन दो लेवल्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2b का आ रहा है। जितना डिफरेंस इन दो स्पेक्ट्रल लाइंस में आ रहा है उतना ही डिफरेंस हमारे पास अगली स्पेक्ट्रल लाइंस में आएगा। अब अगली ट्रांजिशन हमारी होनी है 6b के लिए। तो ये मैंने ट्रांजिशन यहां पे शो की 6b के लिए। ये वाली जो ट्रांजिशन है ये 6b पे हुई है। इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप जो है वो सेम आ रहा होगा। इसी तरीके से आप और लेवल्स बना के और ट्रांजिशंस भी शो कर सकते थे। सिमिलरली मैं ट्रांजिशन शो कर सकता था यहां पे 8b पे, 10b पे, 12b पे एंड सो ऑन, अगर मैं बाकी लेवल्स को भी शो कर देता। तो ये हमारे पास हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा आ जाएगा रिजिड रोटर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। इसमें अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, जो पहली ट्रांजिशन होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। जैसे जैसे हमारे J की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं here intensities of spectral lines
आर नोट सेम। सभी लेवल्स की जो, सभी स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटीज होती हैं वो सेम नहीं होती। अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हमारे पास अलग अलग इंटेंसिटीज आती हैं। ये इंटेंसिटीज वेरी कैसे करते हैं मैं लिखवा रहा हूं आपको। इन जनरल इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस increases as value of J increases। जनरली हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हमारे J की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ही हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। पहले वाली ट्रांजिशंस के लिए इंटेंसिटी कम आ रही होगी, जैसे जैसे J की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगी। स्पेक्ट्रल लाइंस इंक्रीजेस एज वैल्यू ऑफ J इंक्रीजेस कोमा रीचेस टू मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। उसके बाद भी अगर आप J इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। रीचेस टू मैक्सिमम एंड एज फर्दर J इंक्रीजेस इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो हमारे पास जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो इस तरीके से वेरी करेंगी। पहले हमारे पास इंटेंसिटी जो होगी वो लो होगी, जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ती जाएगी इंटेंसिटीज भी बढ़ती जाएंगी। पहले लो इंटेंसिटी वाली स्पेक्ट्रल लाइंस, फिर उससे हाई वाली, फिर उससे हाई वाली, फिर उससे हाई वाली। जैसे जैसे J इंक्रीज होगा स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम वैल्यू पे आएगी। आप उसके बाद भी रोटेशनल लेवल्स को इंक्रीज कर रहे हो, J की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू पे आने के बाद इंटेंसिटी जो है वो फर्दर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इंटेंसिटीज जो होंगी वो फर्दर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हमारी इंटेंसिटीज का ट्रेंड आता है। जैसे मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा बना के दिखाया है वैसे ही मैं आपको इंटेंसिटीज का ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूं। तो यहां पे मैं आपको अब इंटेंसिटीज का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। तो ये हमारे पास हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा था, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। इसको मिटाने के बाद इंटेंसिटी के लिए मैं आपको एक ग्राफ बना के दे देता हूं। एग्जाम में अगर आपको इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये ग्राफ बना के आना होता है। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरा वेव नंबर डेल्टा म्यू बार। तो मतलब 2B 4B 6B 8B 10B 12B एंड सो ऑन, काम चलता रहेगा। हमने ये देखा स्टार्टिंग में इंटेंसिटी होती है लो, जैसे जैसे J इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। सपोज करो 8 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम होने के बाद फर्दर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे रेगुलरली इंक्रीज हो रही थी वैसे ही रेगुलरली डिक्रीज होगी। एक और लेवल बना देता हूं बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हो दो सक्सेसिव ट्रांजिशंस के बीच में या स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चे, 2B का डिफरेंस आएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ बनेगा इंटेंसिटीज से रिलेटेड। रिजिड रोटर का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक था बच्चे वो यहां पे फिनिश हो चुका है। अभी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ फिनिश किया है हमारे रिजिड रोटेटर के टॉपिक को। रिजिड रोटेटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा केस आ जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आइसोटॉप इफेक्ट की। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है आइसोटॉप इफेक्ट की। तो आइसोटॉप इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करो अभी मैं यहां पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहा था मेरे डायटोमिक मॉलिक्यूल AB के लिए।
तो यहां पे मैं कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकता हूं, मैं वैसे ही बोल रहा हूं। सपोज करो मैंने एग्जांपल कंसीडर कर लिया HCl का। अब यहां पे आपने दो आइटम चूज किए हुए हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। हाइड्रोजन का यहां पे मास नंबर है 1 और जो क्लोरीन मैंने यहां पे ली हुई है सपोज करो उसका मास है यहां पे 35। तो यहां पे मैंने दो आइटम्स लिए हुए हैं, एक का मास है 1 और एक का मास है 35। आइसोटॉप इफेक्ट को शो करने के लिए मुझे इन्हीं एटम्स के आइसोटॉप लेने हैं। तो क्लोरीन को तो मैं एज इट इज रहने देता हूं, क्लोरीन मेरी अभी भी 35 वाली ही है। मैं हाइड्रोजन का नेक्स्ट आइसोटॉप ले लेता हूं जो होता है ड्यूटेरियम। आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। तो यहां पे जो मैंने हाइड्रोजन लिया हुआ था इसका मास 1 था, यहां पे मैंने ड्यूटेरियम ले लिया है तो मास इंक्रीज हो गया। अब मॉलिक्यूल वही है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग वही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। आइसोटॉप इफेक्ट में हमने यही स्टडी करना है कि जब हम हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल का हैवियर आइसोटॉप ले लेते हैं, ऐसा आइसोटॉप ले लेते हैं जिसमें हमारा एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो गया, तब हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे क्या इफेक्ट आता है ये हमें डिस्कस करना है। अब देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे इफेक्ट आएगा, ये पक्की बात है। कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूं। आपने यहां पे क्या किया, आपने आइसोटॉप लिया हैवियर। हैवियर आइसोटॉप लेने पे आपने मास जो है वो इंक्रीज कर लिया। अब मास इंक्रीज कर लिया तो क्या होगा, हमारे पास दो एटम्स का मास होता है M1 M2। आपने मास इंक्रीज कर लिया मतलब M1 इंक्रीज कर लिया। अब ये M1 की वैल्यू जो होती है वो किसको फॉर्म करती है, वो फॉर्म करती है बच्चे रिड्यूस्ड मास को। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू M1 M2 M1 प्लस M2। तो जब आपने HCl का हैवियर आइसोटॉप लिया, हैवियर आइसोटॉप लेने का मतलब यह है कि आपने M1 की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब जब आप M1 की वैल्यू इंक्रीज करोगे और इंक्रीज्ड वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आप ये देखोगे कि जो हमारा रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास भी हमारा पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो M1 इंक्रीज करने से क्या हुआ, रिड्यूस्ड मास इंक्रीज हो गया। अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा म्यू नॉट आर स्क्वायर या म्यू नॉट आर नॉट स्क्वायर, जो भी मैंने लिखवाया था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो ये होता है, अगर हमारे रिड्यूस्ड मास की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इनर्शिया की वैल्यू तो म्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखो मैं फैक्ट से फैक्ट यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें मास इंक्रीज हो गया। अब मास इंक्रीज होने से क्या हुआ, रिड्यूस्ड मास इंक्रीज हुआ। रिड्यूस्ड मास इंक्रीज होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आप कहां पे यूज कर रहे हैं, मैंने रोटेशनल लेवल्स के लिए वेव नंबर निकाला था, क्या वैल्यू निकाली थी, BJ+1। बी यहां पे क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी h² बाय 8 पाई स्क्वायर IC, सॉरी h8 पाई स्क्वायर IC। अब यहां पे अपन ने ये देखा हैवियर आइसोटॉप लेने की वजह से रिड्यूस्ड मास इंक्रीज हो गया। रिड्यूस्ड मास इंक्रीज हुआ तो इनर्शिया इंक्रीज हो गया। अब इनर्शिया जो है वो वेव नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहां पे हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज हुई है इसका मतलब वेव नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी वेव नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ये वेव नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वेव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था रोटेशनल लेवल्स को। अगर हमारे म्यू बार की वैल्यू डिक्रीज हो गई है इसका मतलब रोटेशनल लेवल्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। अब रोटेशनल वैल्यूज मतलब रोटेशनल लेवल की वैल्यूज डिक्रीज हो गई, ये मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। जब मैंने HCl लिया था, HCl के केस में मेरे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो था वो ये आ रहा था, ये आ गया मेरे पास मेरा 2B 6B 10B सॉरी 12B
और ये 20b कॉरस्पॉन्ड टू j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल HCl के लिए बनाया। लेकिन जब मैंने इसका हैवियर आइसोटॉप ले लिया, यानी कि मैंने DCl को कंसीडर कर लिया, तो उसमें क्या हुआ, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू इंक्रीज हो गई। रिड्यूस्ड मास की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से B डिक्रीज हो गया। B की वैल्यू, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई, उससे हमारा म्यू बार डिक्रीज हुआ। म्यू बार डिक्रीज होने की वजह से ये लेवल्स थोड़े थोड़े क्लोजर आ जाएंगे। पहला लेवल तो हमारा सेम लेवल पे बनेगा, इसके लिए मैं 2b डैश यूज कर रहा हूं। जैसे जैसे हम हायर लेवल्स पे जाएंगे, इनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, ये थोड़ा थोड़ा नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पे आएगा 6b डैश। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 6b डैश। फिर ये वाला लेवल भी थोड़ा नीचे हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू आएगी 12b डैश। अब मैं b डैश यहां पे क्यों लगा रहा हूं, b डैश में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी।